ओके, आप लोगों को मुझे हिंदी पढ़ाना है। तो सबसे पहले हम लोग अपने पाठ्यक्रम या सिलेबस या विषय के बारे में हम लोगों को जानना है कि हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है हिंदी में। सिलेबस देखिए, हर एक एग्ज़ाम में जो आपकी भाषा होती है वह लगभग समान होता है, उसमें कोई दिक्कत मतलब चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, पुलिस हो, हिंदी में आप लोगों को जो भी पढ़ना है वह लगभग पाठ्यक्रम उसका सिलेबस एक ही जैसा होता है। थोड़ा स्तर कहीं कठिन हो जाता है, कहीं सरल हो जाता है, कहीं सामान्य हो जाता है। तो जैसा कि भाषा में जो सबसे प्रमुख होता है, याद रखिएगा हमें भाषा पढ़ना है। भाषा का उस दिन मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर और स्वरूप क्या है। तो भाषा का जो सबसे प्रमुख होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वह होता है व्याकरण खंड। एक होता है साहित्यिक खंड। तो साहित्यिक खंड आपका कोर्स चलता है, जैसे आप बीए कर रहे हैं हिंदी से लिटरेचर, उस तरह के तरीके से। अब इसमें भाषा सामान्य हिंदी, अब लेकिन सामान्य हिंदी नाम तो है, तो क्या इसमें हम केवल व्याकरण पढ़ेंगे? ऐसा नहीं है। आप लोग अगर एक आध पेपर का अध्ययन करेंगे किसी भी चीज़ का, तो देखेंगे कि उसमें आपके हिंदी भाषा से रिलेटेड होता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके व्याकरण खंड से रिलेटेड होता है। उसके बाद 2-4 क्वेश्चन आपके साहित्य से होता है। ठीक, साहित्य से होता है। तो अब अगर इसको अध्ययन करना हो तो हम 3 कैटेगरियों में बस डिवाइड कर लें इसको। एक तो आपका हिंदी भाषा हो जाएगा, हिंदी भाषा खंड हो सकता है, ठीक है। दूसरा आपका व्याकरण खंड हो जाएगा, व्याकरण खंड। और तीसरा आपका हो जाएगा साहित्य, हिंदी साहित्य। अब साहित्य और भाषा खंड, इन दोनों से क्वेश्चन, जैसे रचना, रचनाकार का नाम, जनरल, जैसे जिन लोगों को आप जानते हैं, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, रचना क्या है, तो बहुत जनरल सा क्वेश्चन आता है आप लोगों की तैयारी में। दूसरा हिंदी भाषा, हिंदी भाषा का निर्माण, राजभाषा, लिपि, जैसे पूछ दिया क्वेश्चन में कि हिंदी की लिपि क्या है, इससे होता है। तो सबसे प्रमुख जो खंड होता है वह आपका होता है व्याकरण खंड। यह आपका सबसे प्रमुख खंड होता है। क्यों? क्योंकि भाषा का निर्माण, मैंने जैसे अभी बताया कि भाषा का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? व्याकरण से होता है। बिना व्याकरण के भाषा का निर्माण नहीं हो सकता। अब इस व्याकरण खंड में आपको जो पढ़ना है, अब इसको डिवाइड कर दें। तो सबसे पहले जब कोई भाषा बनता है तो उस भाषा में क्या होता है? वाक्य होता है। वाक्य से छोटा, वाक्य का निर्माण किससे होता है? शब्दों से होता है। और शब्दों का निर्माण किससे होता है? वर्ण से। तो सबसे पहले व्याकरण खंड में वर्ण विचार होता है। अब वर्ण विचार में आपको क्या करना है? वर्णमाला, वर्णों का निर्माण कैसे हुआ, जिसमें आपका स्वर और व्यंजन आ जाता है, ठीक। उसके बाद आपका वर्तनी होता है। वर्तनी शब्दों के आप शब्दों को आप मिलाएंगे और इस वर्तनी का निर्माण आपका किससे हो जाएगा? संधि से, संधि, ठीक है। अब संधि केवल शब्दों का ही नहीं हो सकता है, संधि वर्णों का भी होता है। जैसे कि अगर व्यंजन और स्वर की परिभाषा लें तो स्वर क्या होता है? अपने आप में स्वतंत्र होता है। उसके उच्चारण में हमें किसी भी अतिरिक्त चीज़ों का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। और व्यंजन के लिए क्या करना पड़ता है? हमें स्वर की सहायता लेना होता है। इसलिए वर्ण विचार में संधि को रखा जाता है। अब जैसे शुद्ध व्यंजन में क इस तरह लिखा जाता है। अब ये वर्ण पूरी तरह से कब बनेगा? जब इसमें हम स्वर को जोड़ देंगे, तब जाकर यह क का निर्माण होगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? संधि कह देंगे। यह सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वर्णमाला। वर्णमाला में आपके मूल स्वर, मतलब स्वर का और व्यंजन का, इन सब का ज्ञान आपका वर्णमाला में होगा। उसके बाद संधि हम रख देंगे कि जब वर्णों का स्वर से, व्यंजन का स्वर से जब संधि होगा, तब जाकर
हमें वर्ण पूरी तरह मिलेंगे और फिर वर्तनी, मतलब शुद्ध शुद्ध उच्चारण का जो रूप होता है वह होता है। इस तरह से व्याकरण खंड का यह पहला स्वरूप होता है। उसके बाद वर्ण हमें मिल गए। अब वर्णों के निर्माण से क्या हुआ, जैसे हमें एक वर्ण ये हो गया, एक ये हो गया। अब वर्णों के निर्माण से यह क्या हो गया, शब्द हो गया। अब वर्ण विचार के बाद इसमें हमें क्या पढ़ना होगा, शब्द विचार। और यह ध्यान रखिएगा कि जितना भी आपका परीक्षा है उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका व्याकरण खंड से होगा। इसलिए हमें हिंदी भाषा का एक जनरल सा अगर हमें नॉलेज हो जाए कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई है, 17 बोलियां इसमें हैं, बोलियों से भाषा का निर्माण हुआ है, और साहित्य का अगर हम थोड़ा सा भी अध्ययन कर लें तो काम चल जाता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिंदी में सबसे ज़्यादा हमें व्याकरण खंड पर जोर देना होता है। अब वर्ण विचार में आपका क्या होगा, वर्ण विचार में आपका हो जाएगा, आप लोगों ने सुना होगा नाम उपसर्ग और प्रत्यय का। इसके बारे में बेसिक तो आप लोगों को पता है कि उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है। उपसर्ग प्रत्यय शब्द विचार में आपका आएगा, क्योंकि कोई भी शब्द का निर्माण होगा तो उसमें कोई न कोई हमें उपसर्ग या प्रत्यय लगाना होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, तो जैसे वर्णों का मेल संधि कहलाता है, वैसे ही शब्दों का मेल क्या कहलाता है, समास। शब्दों का मेल समास होता है। जैसे पंचवटी, यह 2 शब्दों का निर्माण है, 5 वट वृक्ष। उसके बाद जो आपका होगा शब्द भेद, शब्द विचार में शब्द भेद। शब्द भेद में आपका क्या होगा, तद्भव तत्सम। भेद अंतर जिसे कहते हैं, तो कौन सा इसमें है, तद्भव और तत्सम। ये आपको शब्द भेद के अंतर्गत पढ़ना पड़ता है, तद्भव और तत्सम। इसके बारे में भी आपको पता है। संस्कृत के जितने शब्द हैं वो तत्सम हैं, जो शुद्ध माने गए हैं, और उसका ही विकृत रूप जो हम लोग यूज कर देते हैं, जैसे अग्नि का आग कर दें तो वह क्या हो जाएगा, तद्भव रूप हो जाएगा। इसमें देशज शब्द भी चलते हैं। देशज मतलब कुछ ऐसे जो हम लोग बना देते हैं, और कुछ विदेशी आगत शब्द, जैसे अंग्रेजी से हम लोग बहुत कुछ हमारे पास आया है। संकर शब्द, यह शब्द के भेद है, लेकिन मेनली हम लोग तद्भव तत्सम पढ़ते हैं। लेकिन आजकल एक निकला है कि पूछ देता है कि अलमारी आगत शब्द है कि देशज शब्द है कि तद्भव शब्द है। हाँ, हैजा, कमीज, वकील, यह कहाँ से शब्द हमको मिला है। तो जब हम उसको पढ़ाएंगे शब्द भेद, तब हम बताएंगे कि तद्भव, तत्सम, आगत, विदेशी, यह सब क्या होता है। उसके बाद शब्द विचार। अब हमें शब्द मिल गए, हमको भेद पता हो गया, हम उपसर्ग प्रत्यय लगाना सीख गए, हम मेल कराना सीख गए। और संधि का विच्छेद होता है, याद रख लीजिएगा। एक जनरल बात अभी बता दें कि संधि का विच्छेद होता है और समास का विग्रह होता है। समास का कभी विच्छेद नहीं होता, समास विग्रह होता है। ठीक है, तो शब्द भेद हम यहाँ तक जान गए। अब शब्दों का हम मेल करेंगे, वाक्य बनाएंगे आगे। और जब हम वाक्य बनाएंगे तो वाक्य का निर्माण कैसे होता है, वाक्य के निर्माण में क्या होता है। अब जैसे हमें राम भी मिल गए, ठीक, अब हम राम को जान गए, राम घर जाता है। अब इसको समझिए, अब ये वाक्य का निर्माण हो गया। अब इसमें हम राम देखिए क्या है, फिर घर क्या है, फिर जाना जाता है या क्या है। अब इसके भेद को अगर हम पढ़ेंगे तब यहाँ हम क्या उस शब्द विचार में आ जाएगा कि राम को अगर हमें पता करना होगा तो क्या पता करेंगे कि राम आखिर है क्या। तो यह किसी नाम का हमें बोध करा रहा है, और जब नाम का यह बोध करा रहा है, तो जब कोई भी चीज़ किसी नाम का, वस्तु का, स्थान का बोध कराए, भाव का बोध कराए, तो क्या कहलाता है हिंदी में, संज्ञा। तो संज्ञा से लेकर अव्यय तक, संज्ञा से लेकर अव्यय तक यह पूरा आपका एक टॉपिक हो जाता है शब्द विचार में। अब
घर शब्द को हम लोग ले लें। समझिए, आपको यहीं कुछ सब कुछ पढ़ना है, लेकिन एक एक चीज़ को हम लोग अगर पढ़ लेंगे तो फिर इसी को हम अलग अलग करके एक एक खंड करके पढ़ेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। चूँकि आज मेरा पहला क्लास है, इसलिए आप लोगों को आपके विषय से मैं केवल परिचित करा रहा हूँ। तो अब हमें घर मिल गया, राम मिल गए, हमने संज्ञा पढ़ लिया, अव्यय पढ़ लिया, लेकिन घर के जगह अगर यह लिख दिया गया, यह लिख दिया गया, ठीक है, यह लिख दिया गया, अब घर के कई नाम हो गए, तो यह किस में आएगा? हमें विचार करना होगा कि घर को गृह भी कह दिए, मकान भी कह दिए, भवन भी कह दिए, मंदिर शब्द भी घर के लिए कहीं कहीं प्रयुक्त होता है। तो अब यह किस चीज़ के लिए हो गया? एक घर के लिए जब हम ऐसे शब्दों को प्रयोग करते हैं तब उसको क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। आप लोगों के एग्जाम में लगभग 4-5 क्वेश्चन हमेशा पर्यायवाची शब्द से पूछता है, रेलवे, पुलिस, एसएससी वगैरह में। और जैसे तलवार का पूछ देगा, घोड़ा का पूछ देगा, इंद्र का पूछ देगा, विष्णु का पूछ देगा, ब्रह्मा का पूछ देगा, तो इस पर भी मेहनत हमें करना होगा, क्योंकि बहुत सारे शब्द हमारे हम लोग यूज कर रहे हैं और सबका एक शब्द के लिए कई शब्द प्रयोग होते हैं जिसे हम पर्यायवाची कहते हैं। अब पर्यायवाची शब्द मिल गया तो यह जरूरी नहीं है, हर एक चीज़ अपना एक विपरीत शब्द को भी लेकर चलता है। जैसे अगर हमने यहाँ दिन कह दिया तो दिन तभी अस्तित्व में आएगा जब रात होगी। अंधेरे में प्रकाश है, प्रकाश की वैल्यू तभी है जब अंधेरा है। अगर अंधेरा नहीं तो हम कैसे पता करेंगे कि प्रकाश है कि नहीं है? तो पहले अंधेरा है तब प्रकाश है। तो अब ऐसे शब्दों को हम क्या कह देंगे? अगर हमें विचार करना हो कि दिन की जगह रात हम कह दिए, तो ऐसे शब्द विचार पर्यायवाची, तो एक शब्द हमको मिलता है क्या? विलोम शब्द। विलोम शब्द बहुत ज़्यादा आप लोगों का विषय हिंदी में नहीं है, लेकिन तैयारी के दृष्टि से हम किसी टॉपिक को छोड़ भी नहीं सकते। अब विलोम शब्द का निर्माण, अब देखिए पढ़ाने के 2 तरीके हैं। या तो हम एकदम ट्रेडिशनल चलें, आप लोगों को पूरे बारीकी से एक एक चीज़ का परिचय देते हुए चलें। और आजकल एक कोचिंगों में फार्मूला चला है ट्रिक वाला, और वो ट्रिक कब हम लोगों को देखना होता है, कब हम यह जोड़ लें? समय कम होता है, हम लोगों को फिलअप करना होता है, तब हम वहाँ अपना पूरा विस्तारवादी नीति अगर अपनाएंगे तो शायद हम लोग सक्सेस नहीं हो पाएंगे। जैसे संधि आप पढ़ेंगे तो स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है, विसर्ग संधि होता है, ठीक है। अब स्वर संधि में भी दीर्घ होता है, वृद्धि होता है, गुण होता है, अयादि होता है, यण होता है। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल देते चल रहे हैं, अब बात इधर आ गई। तो अब जैसे विद्यालय, विद्यालय अगर इसका हम विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा? विद्याधन आलय, ठीक, 2 शब्दों का निर्माण हो गया। अब यहाँ विद्या है, यहाँ आलय है, अगर एक हो गया तो विद्यालय हो गया। तो अब हमें अब एक तो देखिए, अब इसका हम पूरा सूत्र के साथ पढ़ाएं, अका सवर्णी दीर्घ सूत्र लगता है। तो अब हमको इतना नहीं समझ में आ रहा है। सारे लोग साइंस स्ट्रीम से, कुछ लोग हैं, कुछ लोग कॉमर्स स्ट्रीम से तैयारी कर रहे हैं। जो आर्ट्स वाले हैं वो तो समझ जाएंगे, साइंस वाले इतना मेहनत नहीं करते। तब अब हमें क्या समझाना पड़ता है, तो वो भी हम तरीका आपको बता देंगे कि अगर क्वेश्चन दे दिया कि विद्यालय में कौन सी संधि है, तो अब आप कोई, जैसे मैथ साइंस का फार्मूला है वैसे हम हिंदी में भी फार्मूला लगा सकते हैं। बस आप पहचान कर लीजिए कि जहाँ बड़ा मात्रा हो, बड़ा मात्रा, अधन इक्वल टू आ धन इक्वल टू आ, ई धन इक्वल टू ई, जहाँ बड़ा मात्रा आपको दिख जाए वहीं दीर्घ संधि होगी। क्योंकि दीर्घ का अर्थ क्या होता है? दीर्घ का अर्थ क्या होता है? बड़ा। तो जहाँ आ, ई, उ, ये शब्द अगर आपको दिख जाए, मात्रा इन सब चीज़ों की दिख जाए, 5 मूल स्वर होते हैं, आ, ई, उ, री और ली, बाकी सब संयुक्त होते हैं। जैसे अंग्रेजी में आपके ए, ई, आई, ओ, यू होता है, वैसे ही हिंदी में 5 होते हैं। बाकी अब में आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा या दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक ट्रिक का फार्मूला होता है। तो पर्यायवाची, विलोम, संज्ञा, अव्यय, शब्द भेद, तद्भव, तत्सम हम कैसे पहचानेंगे, उसको हम ट्रिक से भी सीख सकते हैं। अब शब्द विचार में कभी कभी क्या होता है कि अनेक शब्दों के लिए अब
अनेक शब्द हमको बोल दिए, लेकिन उसमें हमें एक शब्द बनता है। अनेक शब्दों से एक शब्द का निर्माण, यह भी हमें शब्द विचार के अंतर्गत ही पढ़ना होता है। ठीक, उसके बाद यहाँ से शब्द विचार में अनेकार्थ शब्द या अनेक शब्द के लिए एक शब्द हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद अब हमें शब्द विचार मिल गया। अब शब्द मिल गया, शब्दों से निर्माण किस चीज़ का हो रहा है बताइए? वाक्य का। शब्दों से निर्माण हो रहा है वाक्य विचार। अब वाक्य में क्या क्या चीज़ होता है? अंग्रेजी में इसी को सिंटैक्स कहते हैं। वाक्य को ही सिंटैक्स कहते हैं, शब्द विचार को मोर्फोलॉजी कहते हैं और वर्ण विचार को फोनोटिक्स कहते हैं। तो अब वाक्य विचार में हमें सबसे पहले पढ़ना होगा वाक्य भेद और एक होता है विराम चिन्ह। क्योंकि कोई भी वाक्य कैसा है, साधारण है, प्रश्नवाचक है, जो भी है, विस्मयादिबोधक है, उसका पहचान हमें अगर करना होगा तो याद रखिएगा कि विराम चिन्ह भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। विराम चिन्ह का मतलब जैसे वाक्य के अंत में ये लग जाना या ऐसे लग जाना या ऐसे लग जाना, ये सब चीज़ें क्या होती है? विराम चिन्ह होती है। अब वाक्य में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, शब्द में आपने संज्ञा पढ़ा, सर्वनाम पढ़ा, विशेषण पढ़ा, अव्यय पढ़ा, क्रिया विशेषण पढ़ा, सब कुछ आपने पढ़ लिया, लेकिन सबसे प्रमुख चीज़ है कि उन शब्दों को हम कैसे रख रहे हैं, कैसे प्रयोग में ला रहे हैं, वह वाक्य विचार में। इसके बाद सबसे प्रमुख होता है वाक्य की शुद्धि। वाक्य की शुद्धि होती है और वाक्य हमारा जो प्रयोग हुआ है वह सही है कि नहीं है, इसका हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है मुहावरा और लोकोक्ति। इन दोनों में अंतर होता है, तो यह क्रम पढ़ाते वक्त हम करेंगे आपको। मुहावरा और लोकोक्ति, उसके बाद कहावत, फिर क्रमबद्धता। किसी भी वाक्य में क्रमबद्धता, अनुच्छेद में क्रमबद्धता, और एक होता है पाठबोधन। कैसे हम इसको उच्चारण करेंगे, कैसे पाठ इसका करेंगे, ठीक है। छंद विचार, वाक्य विचार हो गया, अब छंद विचार, मैट्रिक्स। छंद विचार में अब आपको जो 3 चीज़ें सबसे स्पेशल है वह क्या है? शब्द शक्ति, रस, अलंकार, यह 3 चीज़ आपको छंद विचार में पढ़ना होगा। ठीक, इस तरह आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ। मैंने हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के बारे में बता दिया कि रचनाकारों का नाम और हिंदी भाषा का निर्माण कैसे हुआ, उसकी प्रमुख बोलियां, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, उसकी संवैधानिक स्थिति क्या है, यह सब चीज़ें हमें भाषा खंड में पढ़ना होगा। साहित्य खंड में हमें रचनाकारों का नाम पढ़ना होगा, और जो सबसे प्रमुख आपका है वह है व्याकरण खंड, और व्याकरण खंड में भी वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और छंद विचार हमें पढ़ना होगा। ठीक।